हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आज ये आपकी सेकंड रिवीजन क्लास है। मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, हमारी जो फर्स्ट क्लास हो चुकी थी वहाँ पर हमने कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग को, एसेंशियल्स को और टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जान लिया है। हम आज की क्लास में ऑफ़र के रिलेटेड बात करेंगे। तो जब हम बात करने जा रहे हैं ऑफ़र की, तो हमें पता होना चाहिए कि ऑफ़र डिफ़ाइन कहाँ करा गया है। तो ऑफ़र को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में डिफ़ाइन करा गया है। ऑफ़र का मतलब क्या है, पहले एक बार डेफिनेशन को रीड करिए। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstain, he is said to make a proposal. When one person signifies to another, बहुत सिंपल है। ए है और बी दो पार्टी हैं। ए के पास एक कार है, वो कार वह बी को 10 लाख रुपए में बेचना चाहता है। अब सबसे पहले ये कि जिस व्यक्ति ने ऑफर बनाया वो बन गया ऑफरर, जिस व्यक्ति के लिए ऑफर बनाया गया वो बन गया ऑफरी। यहाँ पर व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, यहाँ पर इस प्रेजेंट एग्जाम्पल में जो ए है वो ऑफरर है। ए क्या कर रहा है, ए की यह इच्छा है, ए की यह विलिंगनेस है कि बी जो है वह उसकी कार को वह 10 लाख रुपए में खरीद ले। ए की विलिंगनेस क्या है कि ए चाहता है कि बी उसकी कार को खरीद ले। ए अपनी कार को बी को 10 लाख में बेचना चाहता है। यहाँ पर आपने इस पूरे एक्ट को, इस पूरी प्रोसेस को ऑफर क्यों कहा है। व्हेन वन पर्सन कौन है, ए। जब ए बी को अपनी इच्छा बता रहा है और बी की इच्छा और बी को अपनी विलिंगनेस बताने के पीछे मेन पर्पस क्या है ए का, ताकि जो बी है उसकी सहमति इसकी रिगार्डिंग रिसीव कर ली जाए। देखिए, अगर आपने इसकी डेफिनेशन समझ ली, मैंने फिर से जब हमने स्टार्टिंग में बताए थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, हमने वहाँ पर भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है डेफिनेशन को। आज रिवीजन क्लास में भी मैंने डेफिनेशन में टाइम लगाया है। क्यों? क्योंकि जहाँ आपने डेफिनेशन क्लियर कर ली, डेफिनेशन अच्छी तरह समझ ली, आप इसके एसेंशियल्स बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। हम अगर बात करने जा रहे थे, ये इसका मेन एसेंशियल है यहाँ पर कि जो ऑफर होता है, जो ऑफर होता है उसमें जो ऑफरर होता है, हमारे एग्जाम्पल में ऑफरर कौन था, ए। ए अपनी विलिंगनेस को, ए क्या कर रहा है, ए अपनी विलिंगनेस को जानकर बी के सामने बता रहा है। क्यों? क्योंकि वो बी की इस संबंध में एसेंट, वो बी की संबंध में सहमति चाहता है और तभी हम यहाँ पर इस एक्ट को ए के हम ऑफर के रूप में जानते हैं। अगर अब हम बात करके चलें यहाँ इस संबंध में कि एसेंशियल ऑफ ऑफर, अगर हम बात करके चलें कि ऑफर के एसेंशियल क्या होंगे, तो ऑफर का सबसे मेन एसेंशियल होता है एक लीगल रिलेशन क्रिएट करना, ना कि सोशल रिलेशन क्रिएट करना। जब यहाँ पर ए ऑफरर, जब यहाँ पर ए इस बी को, ऑफरी को यह ऑफर बना रहा है कि वो अपनी कार बी को 10 लाख में बेचना चाहता है, तो यहाँ पर इस ऑफर को बनाने के पीछे जो उसका मेन इंटेंशन है वो क्या है, क्रिएट लीगल रिलेशन। उसका मेन इंटेंशन क्या है यहाँ पर कि उन दोनों के बीच में लीगल रिलेशन क्रिएट होना है, सोशल पर्पस से ऐसा नहीं किया जा रहा है। एक और इसका मेन एसेंशियल होता है ये सर्टेन है। ऑफर हमेशा सर्टेन होना चाहिए। मतलब बहुत सिंपल है, यहाँ पर जो ए है उसने क्लियर कर दिया है कि वो बी को अपनी कार, उसने क्लियर कर दिया है कि वो अपनी बी को कार 10 लाख में बेचना चाहता है। ये बहुत क्लियर है, उसका सर्टेन है। ये क्या है, ये सर्टेन है। लेकिन वहीं पर अगर जो ए है वो इस बी से कहता कि वो इस बी को अपनी कार या तो 10 लाख में बेचेगा या 15 लाख में बेचेगा, तो क्या यहाँ पर कहीं से भी ऑफर सर्टेन है? सर्टेनिटी नहीं है। और ऑफर हमेशा सर्टेन होना बेहद ज़रूरी है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगले एसेंशियल्स की। तो ऑफर हमेशा से ही क्या होना चाहिए, ऑफर हमेशा से ही कम्युनिकेट होना चाहिए। कम्युनिकेट होना चाहिए मतलब ये कि जिस व्यक्ति के लिए ऑफर बनाया गया है उस व्यक्ति की जानकारी में ऑफर आ जाना चाहिए। और इसका एक लीडिंग केस है, आपको केस भी याद करके चलने हैं। लालमन शुक्ला लीडिंग केस है इसका, लालमन शुक्ला वर्सेस
गौरी दत्त जो है, एक सेकेंड, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का जो केस है वो इसका इसमें लीडिंग केस है। एक बार केस का रिवीजन बहुत सिंपल तरीके से करेंगे हम, हमें याद है हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। अब इसमें दो लोग थे, मास्टर और सर्वेंट। यहाँ पर जो मास्टर है इसके पास एक नेव्यू होता है, इसका ये नेव्यू किसी दिन खो जाता है। अब यहाँ पर मास्टर है, मास्टर ने अपने सर्वेंट से कहा, भाई जनरल स्पीकिंग जैसे कहता है कि भाई आप जाओ, हमारा नेव्यू खो गया है, उसको ढूंढ के लेकर आओ। सर्वेंट चला गया ढूंढने के लिए। सर्वेंट के जाने के बाद में मास्टर ने एक ऑफर क्रिएट किया। मास्टर ने कहा कि जो कोई भी उसके नेव्यू को ढूंढ के लाएगा वो उसको एक सर्टेन अमाउंट एज अ प्राइस मनी देगा। यहाँ पर जो ये सर्वेंट था वो उसने नेव्यू को प्राप्त कर लिया और नेव्यू को ले जाकर उसने मास्टर को दे दिया। पर अभी सर्वेंट ने जब ये काम किया तब सर्वेंट उस टाइम पर ऑफर के बारे में जानता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो ऑफर उस तक कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था, और जो उसने अपना काम करा भी था नेव्यू को ढूंढ के लाने का, तो वो काम भी उसने उस ऑफर की जानकारी के बिना किया था। यहाँ पर इस सर्वेंट ने मुकदमा दाखिल करा अगेंस्ट मास्टर कि इसको प्राइस मनी चाहिए। पर मैंने अभी आपको क्या बताया, एक मेन एसेंशियल होता है ऑफर का, ऑफर हमेशा से ही कम्युनिकेट होना चाहिए। जबकि इस कंडीशन में ये जो ऑफर बनाने वाला मास्टर था वहाँ पर उसके द्वारा बनाया गया ये ऑफर इस सर्वेंट तक पहुँचा ही नहीं था, इस सर्वेंट तक कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। लीडिंग केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस था, जिसमें बताया गया है कि ऑफर हमेशा से ही कम्युनिकेट होना चाहिए। अगला एसेंशियल हम कर चुके हैं, ऑब्टेन द एसेंट। एक बार फिर से बता दें, अगर ए है और उसके पास में एक स्कूटर है, वो स्कूटर को वह 50,000 रुपये में बी को बेचना चाहता है। यहाँ पर ए ने एक ऑफ़र बनाया है। क्या करा है उसने? ऑफ़र क्यों बनाया उसने? ऑफ़र को बनाने के पीछे उसका मेन मकसद क्या था? मेन एसेंशियल था उसका कि जो बी है ऑफरी, उसकी जो सहमति है इस ऑफ़र के लिए उसको रिसीव किया जा सके। और ये वाला जो एसेंशियल है, अभी हमने डेफिनेशन बताई थी आपको, उस डेफिनेशन में साफ ये बताया गया है ऑफ़र कंडीशनल भी हो सकता है। ऑफ़र क्या है? ऑफ़र क्या बता रहे हैं? ऑफ़र कंडीशनल भी हो सकता है। कैसे? जैसे ए है, जब वो बी से कह रहा है कि वो उसे अपनी कार बेचना चाहता है 10 लाख रुपए में, क्या बी खरीदने को तैयार है? तो अगर वो चाहे तो इसके साथ में एक कंडीशन लगा सकता है कि आप जो 10 लाख का पेमेंट है आप हमें बाई कैश कर दीजिएगा, या वो कंडीशन लगा सकता है कि आप ये हमें नेट बैंकिंग के माध्यम से आप ये पैसा हमारे अकाउंट में पहुंचा दीजिएगा। तो वो कोई भी कंडीशन वगैरह इस तरह की लगा सकता है। अच्छा, इस वाले पॉइंट को पहले रीड करेंगे फिर समझाएंगे। ऑफर नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कॉम्प्लाइंसिस ऑफ विच नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ओके, एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं। ए है, उसने एक मोबाइल 75,000 रुपये में बी को बेचने का ऑफ़र किया है। यहाँ पर ए ने यह कह दिया कि अगर बी ने एक हफ्ते के भीतर, अगर बी ने एक हफ्ते के भीतर अपनी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं दी, अपनी सहमति नहीं दी इस ऑफ़र पे, तो हम ये मान लेंगे कि बी ने उसे स्वीकार कर लिया है। पर हम आपको एक बात बता दें, आगे एक्सेप्टेंस में भी आएगी ये वाली बात। साइलेंस जो है, शांति, साइलेंस रहना एक्सेप्टेंस की कैटेगरी में, जनरल स्पीकिंग करें बात अगर हम, तो साइलेंस एक्सेप्टेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर उसका ये कहना कि एक हफ्ते में अगर तुम्हारा जवाब नहीं आया तो हम इसको सहमति मान लेंगे, ये एक्सेप्टेबल नहीं माना जाएगा। इसमें ऑफर किस तरीके से बनाया जा सकता है? देखिए बहुत सिंपल है। अगर ए है, जब वो कह रहा है कि वो बी को कार बेचना चाहता है 10 लाख रुपए में, और ये ऑफ़र उसने कैसे बनाया है? या तो बाई वर्ड्स बनाया है या लिखित में बनाया है। तो ये ऑफ़र हो गया उसका कि उसने ये एक्सप्रेस मोड में ऑफ़र बनाया है। चलिए ठीक है, एक एग्जाम्पल और समझिए। ए है, ए कहीं से आया, बाई ट्रेन आया। ए कैसे आया? ए कहीं बाहर से बाई ट्रेन आया। जैसे ही ये ट्रेन से उतरा वहाँ पर एक कुली आया और उसके सामान को ले जाकर ये चलने लग गया कुली, और ए भी उसके पीछे पीछे चलने लग गया। तो यहाँ पर कुली के द्वारा सामान लेकर जाना, तो एक तरह से कुली ने यहाँ पर ऑफर बनाया है।
किस तरह से उसने ऑफर बनाया? क्या कुली ने कोई शब्द उससे कहे? क्या कुली ने कुछ लिखित में करा? नहीं, बल्कि कैसा ऑफर बनाया कुली ने? इम्प्लाइड ऑफर बनाया। इम्प्लाइड ऑफर बनाया मतलब उसने बाई कंडक्ट ऐसा करा है, अपने व्यवहार से उसने इस प्रकार से प्रदर्शित करा है उसे। तो ये यहाँ पर इस प्रकार का ऑफर कैसा हो गया? जो कुली द्वारा बनाया गया था, ये यहाँ पर इम्प्लाइड ऑफर की कैटेगरी में चला गया। अब एक बात आती है, ऑफर डिफरेंट फ्रॉम क्वेश्चन आंसर अबाउट लोएस्ट प्राइस। इसके लिए आप पहले भी कर चुके थे। हार्वे वर्सेस फैसी का लीडिंग केस आता है, हार्वे वर्सेस फैसी का। हम एक बार केस देख लेते हैं, हमें फिर से रिवीजन हो जाएगा। केस में देखिए क्या था। यहाँ पर एक प्लेंटिव है और है एक डिफेंडेंट, ठीक है। इस डिफेंडेंट के पास में एक जमीन है, क्लियर है। यहाँ पर प्लेंटिव ने इस डिफेंडेंट को एक लेटर लिखा था। उस लेटर में इस प्लेंटिव ने इस डिफेंडेंट से 2 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन उसने ये पूछा डिफेंडेंट से, क्या आप ये ज़मीन बेचना चाहते हैं, क्योंकि हम ये ज़मीन खरीदना चाहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन उसने ये पूछा कि इस ज़मीन का लोएस्ट प्राइस कितना है वो बता दीजिए। अब यहाँ पर डिफेंडेंट ने अपनी तरफ से आंसर किया, तो डिफेंडेंट ने आंसर करते समय केवल सेकंड क्वेश्चन का आंसर करा। उसने केवल यह बताया कि इस ज़मीन का लोएस्ट प्राइस कितना है। सपोज करो उसने कह दिया इस ज़मीन का लोएस्ट प्राइस 900 पौंड्स है, उसने ये कह दिया। अब यहाँ पर आगे जाकर ये पता चला प्लेंटिव को कि डिफेंडेंट ने तो इस ज़मीन को किसी थर्ड पर्सन को सी को बेच दिया है, इसलिए यहाँ पर ये प्लेंटिव इस डिफेंडेंट के अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल कर देता है ये। पर भाई यहाँ पर ये प्लेंटिव क्या सक्सेस होगा? आप बताइए, क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं। क्या यहाँ पर इसको सफलता मिलेगी इस केस में? ऑफकोर्सली नॉट। क्यों? क्योंकि भाई सबसे बड़ी बात ये कि उसने आपको, डिफेंडेंट ने केवल लोएस्ट प्राइस बताया था, उसने केवल लोएस्ट प्राइस बताया था। यहाँ पर ऑफर तो हुआ ही नहीं है। जब उस डिफेंडेंट ने यह कहा था कि इस ज़मीन का लोएस्ट प्राइस 900 पौंड है, और ऊपर से आप फिर प्लेंटिव ये कहता है डिफेंडेंट से कि हम इसे 900 पौंड में खरीदने को तैयार हैं। भाई डिफेंडेंट ने ऑफर कहाँ बनाया है जिसे आप स्वीकार कर रहे हैं? यही चीज़ आपके पॉइंट में यहाँ बताई गई है, ऑफर डिफरेंट फ्रॉम क्वेश्चन आंसर अबाउट द लोएस्ट प्राइस। ऑफर इन्वाइटेशन टू ऑफर से डिफरेंट होता है। अब आप इन्वाइटेशन टू ऑफर को पहले आप इन दोनों में डिफरेंस की बात करें, इससे पहले आप इसका मीनिंग समझ लीजिए, डिफरेंस अपने आप क्लियर हो जाएगा। इन्वाइटेशन टू ऑफर क्या है? निगोशिएट ऑफर टू रिसीव ऑफर। समझ गए आप बात? निगोशिएट ऑफर टू रिसीव ऑफर, एन एक्ट प्रीसीडेंट टू मेकिंग एन ऑफर। अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं इसमें टाइप्स ऑफ ऑफ़र के बारे में कि ऑफ़र कितने तरह के होते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि कॉन्ट्रैक्ट कितनी तरह के होते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें कि ऑफ़र कितनी तरह के होते हैं। ऑफ़र कई तरह के हो सकते हैं, जनरल ऑफ़र, क्रॉस ऑफ़र, स्पेसिफिक ऑफ़र, काउंटर ऑफ़र, स्टैंडिंग ऑफ़र। सबसे पहले अगर हम बात करें इस संबंध में जनरल ऑफ़र क्या होता है, तो जनरल ऑफ़र की सबसे बड़ी विशेषता होती है पब्लिक एट लार्ज। भाई बहुत सिंपल है, जैसे कि ए है, उसने एक ऑफ़र बनाया कि जो कोई भी उसके खोए हुए डॉगी को ढूंढ के लाएगा वो उसे एक सर्टेन अमाउंट एज अ प्राइज मनी देगा। तो यहाँ पर ए ने क्या बनाया है? यहाँ पर ए ने एक जनरल ऑफ़र बनाया है, क्योंकि वो पब्लिक एट लार्ज के लिए है इसलिए। और इसका एक लीडिंग केस हमेशा से याद रखना, जनरल ऑफर जब भी आएगा आप ये लीडिंग केस बताकर आएंगे पेपर में। कॉलिग वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस में क्या था पता होगा, रिवीजन कर रहे थे हम तो। कार्बोलिक वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, इस केस में यह था कि जो एक कंपनी थी, इस कंपनी द्वारा एक दवाई बनाई गई थी, और इस कंपनी ने यह कहा था इस केस में कि जो इन्होंने दवाई बनाई गई है, अगर कोई भी व्यक्ति इनके द्वारा बताई गई दवाई को उसी डायरेक्शन में लेगा तो उसको वो बीमारी नहीं होगी। कौन सी बीमारी थी? इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी उस व्यक्ति को नहीं होगी। यहाँ पर जो इसमें कालिक थी, एक महिला थी, उन्होंने उस दवाई को उसी डायरेक्शन में लिया था।
अब यहाँ पर उसके बाद भी उस महिला को वो बीमारी हो गई थी। उन्होंने कंपनसेशन के लिए इस कंपनी पर मुकदमा दाखिल करा था। यहाँ पर इस केस में डिसाइड करा गया था कि यहाँ पर इस कंपनी द्वारा बनाया गया ये ऑफ़र जनरल ऑफ़र था, और जनरल ऑफ़र को एक्सेप्ट कैसे किया जाता है, किसी एक पार्टिकुलर पर्सन द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। और इस केस में उस महिला ने, जो प्लेंटिव है, उसने उसे कैसे एक्सेप्ट किया था इस जनरल ऑफ़र को, बाई कंडक्ट मतलब भाई उसने उस दवाई को जो डायरेक्शन बताई गई थी, उसके जो नियम बताए गए थे, उसको फुलफिल करा था उसने। तो इसलिए याद रखिएगा, जनरल ऑफ़र का लीडिंग केस आता है कॉलिग वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का। और जनरल ऑफ़र वो जो एक पब्लिक एट लार्ज के लिए है। वहीं पर स्पेसिफिक ऑफ़र बहुत सिंपल है, एक पार्टिकुलर पर्सन के लिए बनाया जाता है। किसके लिए? एक पार्टिकुलर पर्सन के लिए बनाया जाता है। जैसे ए है, उसने एक ऑफ़र बनाया कि उसे अपनी कार बेचनी है, और ये ऑफ़र उसने बी के लिए बनाया कि उसे अपनी कार 10 लाख में बेचनी है। तो बी क्या है यहाँ पर? बी एक पार्टिकुलर पर्सन है जिसके लिए एक ऑफ़र बनाया गया, एक स्पेसिफिक पर्सन है। इसलिए हम कहेंगे कि ए के द्वारा बनाया गया ऑफ़र एक स्पेसिफिक ऑफ़र है। क्रॉस ऑफ़र क्या होता है? एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफ़र इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर साइड। ए ने ऑफ़र बनाया कि उसे अपना स्कूटर बी को 50,000 रुपये में बेचना है। ए ने ऑफ़र बनाया कि उसे अपना स्कूटर 50,000 रुपये में बी को बेचना है। जिस टाइम पर ए ने ऑफ़र बनाया है, उसी टाइम पर बी ने ऑफ़र बनाया ए के लिए। क्या ए उसी टाइम पर बी ने ऑफ़र बनाया है ए के लिए कि वो ए का स्कूटर खरीदना चाहता है, क्या वो उसे बेचने को तैयार है? तो यहाँ पर अब समझ लो डेफिनेशन। एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफ़र, दोनों पार्टी ऑफ़र बना रही हैं इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर ऑफ़र, और दोनों पार्टीज नहीं जानती हैं कि सामने वाली पार्टी उनके लिए ऑफ़र बना रही है। इन द इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर ऑफ़र, इट इज़ कॉल्ड क्रॉस ऑफ़र। अगला आता है इसमें काउंटर ऑफ़र। ए है और उसने अपना स्कूटर बी को 75,000 रुपये में बेचने के लिए कहा, 75,000 रुपये में बेचने की बात करी है। अब यहाँ पर जो ये बी है ऑफरी, ये क्या कहता है? ये कहता है कि यह इस स्कूटर को 75,000 में नहीं बल्कि 50,000 में ही खरीद सकता है। अब यहाँ एक बात याद रखिएगा, जब ऑफ़र बनाया जाता है, आपने एक्सेप्टेंस में भी रीड कर रखा है, एक्सेप्टेंस हमेशा से ही कैसी होनी चाहिए? जिस रूप में ऑफ़र बनाया गया है उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं लगानी चाहिए। यहाँ पर लेकिन बी क्या कर रहा है? यहाँ पर बी कर रहा है कि जो 75,000 का उसको ऑफ़र दिया गया था, उसको उसने मॉडिफाइड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया उसने कह दिया 50,000 में ख़रीदने को तैयार हूँ। उसका ऐसा करने की वजह से ये जो ऑफ़र था ये क्या बन गया? ये हो गया रिजेक्शन ऑफ ऑफ़र। ये क्या बन गया? ये बन गया यहाँ पर अब काउंटर ऑफ़र बन गया। अब यहाँ पर ये क्लियर है? स्टैंडिंग ऑफ़र, ओपनिंग ऑफ़र जो एक टाइम पीरियड के लिए होता है उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑफ़र और ओपनिंग ऑफ़र। तो इसी के साथ आज हमने यहाँ पर अपनी आज के रिवीजन क्लास में क्या जान लिया? आज के रिवीजन क्लास में हमने ऑफ़र को जान लिया जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में बताया गया है। हमने उसके एसेंशियल्स जान लिए और उसके एसेंशियल्स भी हमने अच्छी तरह से रीड करे हैं विथ लीडिंग केस। और इसी के साथ में आज हमने यहाँ पर इसके टाइप्स ऑफ ऑफ़र को भी कंप्लीट कर लिया। अब अगले दिन की रिवीजन क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना रिवीजन और अच्छा करके आना है। चलिए ठीक है, फिर अपनी क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं।